हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे NCERT क्लास 9 हिस्ट्री के चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन का 10th मॉड्यूल। इस मॉड्यूल में हम फॉलोइंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक क्या है? टॉपिक है फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। इस टॉपिक में हम जानेंगे अबाउट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन दैट वाज ड्राफ्टेड बाय द नेशनल असेंबली। मतलब हम उस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानेंगे जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन था और ड्राफ्ट हुआ था बाय द नेशनल असेंबली। तो चलते हैं और समझते हैं फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। So, from the city of Paris to the countryside in France, the revolution had spread और फ्रेंच मोनार्क ये रियलाइज कर चुके थे कि इस रिवोल्ट को सप्रेस करना इजी नहीं है। तो उन्होंने क्या करा? उन्होंने मतलब लुई द 16 जो उस वक्त के मोनार्क थे फ्रांस के, उन्होंने नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइज किया और एक्सेप्ट किया कि उनकी पावर्स को, उनकी मतलब लुई द 16 मतलब फ्रेंच मोनार्क की पावर्स को चेक किया जाएगा एक कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। और इस तरह से फ्रांस जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गई। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की? तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच अ कंट्री इज रूल्ड बाय अ किंग और क्वीन whose powers are limited by a constitution। यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जिसके विदिन एक किंग या क्वीन एक कंट्री को रूल करते हैं, बट उनकी पावर्स को कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट और चेक करता है। नेशनल असेंबली ने फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट को कंप्लीट किया इन द ईयर 1791 और इस कॉन्स्टिट्यूशन का मेन ऑब्जेक्टिव था, बताओ क्या रहा होगा? सोचो। हाँ, वेरी इजी, टू लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क। तभी तो फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। So within French constitutional monarchy, powers सिर्फ एक के हाथ में नहीं थी। यानी किंग या मोनार्क को एब्सोल्यूट पावर्स नहीं दी गई थी, बल्कि पावर्स को सेपरेट किया गया और असाइन किया गया टू 3 इंस्टीट्यूशंस। और वो इंस्टीट्यूशंस क्या थे पता है? वो थे द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। क्या थे? द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और यही एस्पेक्ट फ्रांस को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाता है, जहां पावर्स आर सेपरेटेड and assigned to different institutions and are not concentrated in a hand or person। वो कंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है। एंड फ्रांस वाज नो डिफरेंट सिंस द टाइम नेशनल असेंबली टुक ओवर। तो अब चलते हैं और करते हैं एक क्विक रीकैप। तो नेशनल असेंबली ने फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन को
ड्राफ्ट किया और उसे कंप्लीट किया इन द ईयर 1791। और इस कॉन्स्टिट्यूशन का मेन ऑब्जेक्टिव था, क्या था? यस, टू लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क। अब ये पावर्स सिर्फ एक पर्सन के हाथ में नहीं थी, बल्कि पावर्स को सेपरेट किया गया और असाइन किया गया टू वेरियस इंस्टीट्यूशंस। तो बताओ वो कौन से इंस्टीट्यूशंस थे जिनको पावर्स असाइन की गई? कौन से थे? हाँ, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और यही एस्पेक्ट फ्रांस को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाता है। नाउ लेट्स डू अ क्विक रिविजन। The National Assembly completed the draft of the Constitution in 1791. Its main objective was to limit the powers of the monarch. These powers, instead of being concentrated in the hands of one person, were now separated and assigned to different institutions: the legislature, executive and judiciary. This made France a constitutional monarchy. अब चलते हैं to see how the new political system worked under the Constitution of 1791. इसे बेहतर समझने के लिए हम एक फिगर की हेल्प लेंगे। That will give us a better understanding of how the new political system worked under the Constitution of 1791. So when we look at the figure, we see the three wings of the government. वो हैं legislature, executive और judiciary. तो जुडिशरी को जजेस लीड करते थे, जिन्हें एक्टिव सिटीजन्स वोटिंग के थ्रू इलेक्ट करते थे। अब ये एक्टिव सिटीजन्स कौन होते हैं? एक्टिव सिटीजन्स वो सिटीजन्स थे जो एंटाइटल्ड टू वोट थे। दिस ग्रुप कंसिस्टेड ऑफ मेन जो अबव 25 इयर्स ऑफ एज थे और जो पे करते थे टैक्सेस। और कितना टैक्स? टैक्स which was equal to at least 3 days of a laborer's wage. मतलब एक लेबरर की जो वेज है एक दिन की, उसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इतना टैक्स उनको देना ही पड़ता था, तभी वो एक्टिव सिटीजन्स कहलाते थे। अब एग्जीक्यूटिव के विदिन किंग एंड मिनिस्टर्स आते थे, जिन्हें नेशनल असेंबली कंट्रोल करती थी। वी ऑल्सो सी कि नेशनल असेंबली के डिसीजंस को किंग वीटो कर सकते थे। वीटो जो है राइट या पावर को कहते हैं, जो कि किसी भी पर्सन या ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट के पास रिसाइड करती है, मतलब होती है। तो वीटो क्या होता है? राइट या पावर जो किसी पर्सन या किसी ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट के पास होती है, उसको हम वीटो कहते हैं। और इस पावर के होने से वो पर्सन या ब्रांच किसी भी रेजोल्यूशन या डिसीजन को कैंसिल या पोस्टपोन कर सकता है। तो ये एक पावर या राइट होती है किसी भी पर्सन या ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट के पास। और इस पावर से क्या होता है? वो पर्सन या वो ब्रांच किसी भी रेजोल्यूशन या डिसीजन को कैंसिल या पोस्टपोन कर सकती है। सो हियर वी सी दैट भले ही नेशनल असेंबली किंग को कंट्रोल करती थी, पर किंग के हाथ में तो वीटो पावर थी। तो नेशनल असेंबली किंग को कंट्रोल जरूर करती थी, मगर
किंग का अपर हैंड था, क्योंकि किंग जो है उसके हाथ में वीटो पावर थी। अब नेशनल असेंबली एक लेजिस्लेटिव बॉडी थी जिसके मेंबर्स इनडायरेक्टली इलेक्ट होते थे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 ने नेशनल असेंबली को ये पावर दी कि वो लॉ बना सकते हैं। अब देयर वर 745 मेंबर्स इन द नेशनल असेंबली, और ये जो मेंबर्स थे वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे, यानी सिटीजन्स पहले ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स को इलेक्ट करते थे और यही इलेक्टर्स असेंबली को इलेक्ट करते थे। तो ये हो गया इनडायरेक्ट इलेक्शन। मतलब इलेक्शन तो है मगर डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है, क्योंकि सिटीजन्स पहले ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स को इलेक्ट करते हैं। ये हो गया डायरेक्ट। अब ये जो इलेक्टर्स थे वो असेंबली को इलेक्ट करते थे, तो ये हो गया इनडायरेक्ट इलेक्शन। सिटीजन्स ने इलेक्ट तो करा बट इनडायरेक्टली। नाउ लेट अस सी हु ऑल वर एलिजिबल टू वोट। यहाँ ये बताना जरूरी है कि हर सिटीजन को राइट टू वोट नहीं था। Not all citizens had the right to vote. If we look at the figure carefully, we see that citizens को two groups में classify किया गया था, active and passive citizens. Active citizens के बारे में तो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये वो ग्रुप था that consisted of men above 25 years of age and those who pay taxes जो equal to थे to at least 3 days of a laborer's wage। अब passive citizens कौन थे? Passive citizens वो citizens थे जिन्हें right to vote नहीं दिया गया था, and this group consisted of remaining men, women, children and youth जो below 25 years of age थे। मतलब this consisted of those men who did not pay taxes that were equal to at least 3 days of a laborer's wage and youth who were below 25 years of age and women and children। तो ये हो गए passive citizens। इलेक्टर्स और मेंबर्स ऑफ द असेंबली के लिए वो लोग ही क्वालिफाई कर सकते थे who belonged to the highest bracket of taxpayers, यानी वो लोग जो उस कैटेगरी में आते थे जो ज्यादा से ज्यादा टैक्स पे करते थे। तो ये था पॉलिटिकल सिस्टम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। तो अब लेते हैं एक क्विक रिकैप। तो इन द न्यू पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ फ्रांस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 गवर्नमेंट के 3 विंग्स थे। वो थे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब जो नेशनल असेंबली थी एक लेजिस्लेटिव बॉडी थी जिसके मेंबर्स इनडायरेक्टली इलेक्ट होते थे। जो सिटीजन्स थे वो एक ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स को इलेक्ट करते थे एंड इन टर्न ये वोटर्स असेंबली को चूज करते थे। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 ने नेशनल असेंबली को ये पावर दी थी कि वो लॉ बना सकते हैं। जुडिशरी को सिटीजन्स वोटिंग के थ्रू इलेक्ट करते थे। कौन सा सिटीजन्स? एक्टिव सिटीजन्स। तो हम कहते हैं कि जुडिशरी को एक्टिव सिटीजन्स वोटिंग के थ्रू इलेक्ट करते थे और एग्जीक्यूटिव के विद इन
किंग एंड मिनिस्टर्स आते थे। हर सिटीजन को राइट टू वोट नहीं था और सिटीजन्स को 2 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया था, डिवाइड किया गया था, एक्टिव एंड पैसिव सिटीजन्स। एक्टिव सिटीजन्स वर एंटाइटल्ड टू वोट, ये वोट कर सकते थे। दिस ग्रुप कंसिस्टेड ऑफ, बताओ किससे कंसिस्ट करता था ये ग्रुप? ऑफ एक्टिव सिटीजन्स। हाँ, कंसिस्टेड ऑफ मेन जो अबव 25 years of age थे और जो पे करते थे टैक्सेस इक्वल टू एटलीस्ट 3 days of a laborer's wage। और पैसिव सिटीजन्स वो सिटीजन्स थे जिन्हें राइट टू वोट नहीं दिया गया था। इट कंसिस्टेड ऑफ द रिमेनिंग मैन, मतलब वो सब जो टैक्स नहीं पे करते थे, विच वॉज इक्वल टू एटलीस्ट 3 days of a laborer's wage। और विमेन, चिल्ड्रन और वो यूथ जो बिलो 25 years of age के थे। इलेक्टर्स और मेंबर्स ऑफ द असेंबली के लिए वो लोग ही क्वालिफाई कर सकते थे who belonged to the highest bracket of taxpayers। Now let's do a quick revision. The political system under the Constitution of 1791. The powers of the government were divided between the legislature, executive, and judiciary. The National Assembly had legislative powers, and the king and the ministers formed the executive, and the judges the judiciary. The Constitution of 1791 vested the powers to make laws in the National Assembly, which was indirectly elected. That is, citizens voted for a group of electors who in turn chose the assembly. Not all citizens had the right to vote. Only men above 25 years of age who paid taxes equal to at least 3 days of a laborer's wages were given the status of active citizens. That is, they were entitled to vote. The remaining men and all women were classed as passive citizens. To qualify as an elector and then as a member of the assembly, a man had to belong to the highest bracket of taxpayers. तो यहाँ पे हमारा मॉड्यूल खत्म होता है और हमने इस मॉड्यूल के हर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट को बहुत अच्छे से समझा है और उसका रिवीजन भी करा है। तो अब इस मॉड्यूल पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आप बहुत आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चंस की